मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और इस टीम को इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा होगी तो दुश्मन के पास एडवांटेज ज्यादा हो, वो दूर तक देख सकता है, दूर तक देख सकता है तो दूर तक मार भी सकता है। और सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ की मेंटलिटी होती है ना, कुछ कह देते अरे फौजी है तो मरने के लिए ही, लेकिन उनकी मेंटलिटी को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो इसलिए हमने रात का चुनाव किया ताकि वो हमारी मूवमेंट को ना देख सके। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर निरंतर चलते रहे और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मुझे ऐसे दृश्य है, शायद कल की ही तो बात है, 25 साल होने वाले हैं। सुबह का वक्त बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया, पत्थर तो गिरेंगे, उनकी आवाज हुई। इंसान चलेगा तो उसकी भी आवाज होगी, हमारी आवाज पत्थरों की आहट से दुश्मन को आभास हो गया, एहसास हो गया कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई। उन्होंने फायर खोल दिया, दोनों तरफ से ऐसे फायर खुला, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन का बंकर, 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। ये टॉप 50-60 मीटर रहा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7, लेकिन निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, साहस के साथ उनके साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो पल, वो क्षण भी आए कि जब एक कदम आगे रखता हूं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलेगा। लड़ते रहे, ऐसे 3 तरफ से घिरे हुए, 3 तरफ से पाकिस्तान की फौज की गोलियों की बौछारें चल रही और हिंदुस्तान के सैनिक लगातार उनके साथ लड़ते रहे, लोहा लेते रहे। 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद वो दृश्य जो शायद आज तक आपने फिल्मों के माध्यम से देखे होंगे कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा भी, जिया भी। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, मेरे सामने बैठा साथी मुझे फर्स्ट एड करने की चेष्टा कर रहा था। यहाँ पे गोली लगती है, उधर से पूरा सर निकल करके बाहर, हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, उसको मैं कहा, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये शब्द उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद मार करके ऐसे गिर जाती। एक साथी और आगे बढ़ा, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, खून की चारों तरफ बौछारें होती हैं, लेकिन उस सैनिक के ऊपर भी गर्व होता है। गर्दन कटी थी, धड़ चल रहा था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी।
एक साथी और दौड़ करके आया हेल्प के लिए, फिर एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से मैंने एक एक साथी को अपनी आंखों के सामने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाते हुए लड़ते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर, उसने बोला कि इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के वो हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी, शरीर ऐसे उछलते थे ऊपर की तरह। सामने वाले को मारा, मैं देख रहा हूँ उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे खड़ा हूँ तो फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। ये कौन सा पी था? पेशेंस, परफॉर्मेंस। कि आप आज एक सुई लगती है, असहनीय पीड़ा हो जाती है, दर्द को सह नहीं पाते, उस समय गोलियां शरीर की आर पार जा रही हैं, लेकिन उस दर्द को, उस पीड़ा को चुपचाप पड़े सह जाते हैं। कोई यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही। फिर उन्होंने मानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देनी शुरू। ये सब कुछ सहता रहा और देखता भी रहा। बहुत देर के बाद फिर उस कमांडर ने दोबारा से बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है, इसके ऊपर हमला कर डालो और इनके हथियार उठाओ। जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी, एक अरदास करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को समर्पित होते हैं तो शक्ति तो साक्षात सामने आती है। दोबारा से गोलियां मारते हुए नजदीक आने लगे। तब एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। दोबारा से गोलियां मारते हुए आए, उसने फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, इन आंखों से देख रहा था कि वो बंदा रुक गया, वापस मुड़ा। उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब तो मुझे भी लगा अब तो नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके नहीं। और इस देश को भारत माँ बोलते, ऐसे ही नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकॉजिट हो गई। उस गोली के धक्के से आभास हुआ, एहसास हुआ यार मैं तो मर गया। पाकिस्तान का जवान शायद आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज है, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ, मैंने अपने ग्रेनेड को निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया तो उसकी कोट में हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर ग्रेनेड जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो पाकिस्तानी जवान हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें होने लगी। बस वही एक मौका था
मैंने तुरंत उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, ऐसे पत्थर पे लुढ़क करके वहां से फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। उसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं, उनको यकीन हो गया कि हिंदुस्तान की दूसरी टीम ऊपर चढ़ आई है, रीइंफोर्समेंट ऊपर आ चुकी है। उनके पैर उखड़ गए और वहां से वो भाग खड़े हुए। चलने के लिए बेबस और लाचार था, क्योंकि इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, इस हाथ की हड्डी निकल के बाहर थी। लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनका लिविंग टेंट लगा हुआ है, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे। बहुत देर वहां पर पड़ा हुआ वो मंजर को देखता रहा। फिर उसके बाद मन के अंदर फिर पागलपन छाया, माइंड के अंदर, यार योगेंद्र तुझे तो अपने साथियों को बचाने नीचे जाना है। फिर खिसकता, रेंगता रेंगता वहां तक पहुंचा जहां मेरे साथी शहीद हो रखे थे। मन में लगा कि इनमें हो सकता है मेरी तरह कोई जिंदा हो। आकर के एक-एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर। चारों तरफ छत विछत अवस्था में डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। 19 साल का लड़का जिसकी मात्र 2.5 साल की सर्विस थी, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है। जिधर भी देखता उधर बर्फ और पहाड़ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन उस समय अपने साहस को डगमगाने नहीं दिया, हिम्मत को कमजोर नहीं होने दिया, एक विश्वास और आस्था को बना करके रखा। मुझे नीचे तो जाना है। रोया, बहुत देर रोया, उनके पास बीच में पड़ा हूं, बहुत देर।